नमस्कार दोस्तों। आज मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की लद्दाख यात्रा के बारे में बात करने वाला हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम अचल गौतम है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे और आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। 15 और 16 जून की रात को भारत और चीन के सैनिकों के बीच गलवान घाटी में एक खूनी संघर्ष हुआ था। इसमें वीर भारतीय जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे और कहीं अधिक लोगों का मानना है कि 40, 50, 60 चीनी सैनिक मारे गए थे और उनके बहुत सारे लोग घायल भी हुए थे। घायलों की तादाद भारत की तरफ भी बहुत ज़्यादा थी। हमारे 70 से अधिक जवान घायल हुए थे। अब देखिए कि उस घटना को हुए लगभग 2-3 हफ्ते हो गए हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ले जाते हैं और वहाँ पे वो सैनिकों को संबोधित करते हैं और अस्पताल में जाके मिलते हैं। इसका एक बहुत बड़ा अर्थ है, सामरिक महत्व है। मैं उसके बारे में आज चर्चा करने जा रहा हूँ। आप देखिए कि भारत और चीन के बीच इस गलवान में जो लड़ाई हुई है, जो झड़प हुई है, उससे पहले 45 सालों तक शांति रही थी। 45 साल तक भारत और चीन के बीच एक भी गोली नहीं चली थी। पिछली बार असम राइफल्स के 4 जवान अरुणाचल प्रदेश, जो उसमें नेफा हुआ करता था, वहाँ मारे गए थे। चीनियों ने घात लगाकर जो असम राइफल्स के जवान गश्त कर रहे थे उन्हें मार डाला था। 45 साल तक एक शांति बनी रही। भले ये शांति, आप ये कह सकते हैं, ये शांति नहीं थी। बहुत बार हर 2-3 साल पे झड़पें होते रहती थी, पत्थर चलते रहते थे, मुक्केबाजी, एक दूसरे को धकेलना, ये सब चलता रहता था। लेकिन 15 और 16 जून की रात को जो हुआ वो बहुत अभूतपूर्व था। अभूतपूर्व इस मायने में कि वहाँ पे सैनिकों की जान गई। और भारत और चीन कोई छोटे देश नहीं है। ये कोई श्रीलंका, नेपाल इत्यादि देश नहीं है कि इनके आप 4-5 लोगों को मार दें तो कुछ नहीं होगा। ये दुनिया के 2 सबसे बड़े देश हैं। अगर आप भारत और चीन की आबादी को जोड़ दें तो यह दुनिया की आबादी का 40% हिस्सा है। मतलब हर 2.5 इंसान में से 1 इंसान भारत या चीन में रहता है। दोनों परमाणु शक्ति हैं और अगर आप देखें तो चीन की अर्थव्यवस्था दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है और भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। दोनों के पास परमाणु बम है। दोनों की, अगर आप ग्लोबल पावर रैंकिंग में देखें तो ग्लोबल पावर रैंकिंग कहता है कि चीन दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली देश है और भारत का नंबर चीन के बाद चौथे नंबर पे भारत है। तो ये एक बहुत अभूतपूर्व घटना थी और इससे एक डर भी हो जाता है दुनिया में कि हो सकता है कि भारत चीन में लड़ाई हो। लोग कहते हैं कि 21वीं सदी एशिया की सदी होगी और इसमें चीन और अमेरिका के संबंध यह निर्णय करेंगे कि एशिया में शांति बनी रहेगी कि नहीं रहेगी। लेकिन अब कुछ लोगों का यह भी मानना है कि उससे ज़्यादा भारत और चीन के संबंध को महत्व देना चाहिए, क्योंकि अमेरिका तो दूर बैठा है, चीन से हजारों किलोमीटर दूर बैठा है। हालांकि उसके मित्र देश जैसे जापान, कोरिया, ताइवान चीन के बगल में है, बट उनकी सीमा चीन से नहीं मिलती। हमारी सीमा चीन से मिलती है। 3500 किलोमीटर से अधिक लंबी हमारी चीन के साथ सीमा है, लेकिन वो सीमा का कोई मार्किंग नहीं है। चीन ने जानबूझ के मार्किंग नहीं किया है। उन्होंने क्यों नहीं मार्किंग किया? अगर वो मार्किंग कर देंगे तो कल के दिन में वो उस मार्किंग से आगे नहीं जा सकते। चीन का ये है कि भैया हम मार्क नहीं करेंगे और जो मन होगा वो हम लेंगे। आज चीन यहां तक लेंगे, कल वो आगे बढ़ जाएंगे। चीन ऐसा करता आ रहा है। दक्षिण चीन सागर, साउथ चाइना सी में भी चीन ऐसा ही करता है। तो भारत ने जो 15 और 16 जून की रात को जो लड़ाई हुई थी उसमें भारत के 20 सैनिक मारे गए। भारत ने यह स्वीकार किया और भारत ने अपने दिवंगत शहीदों को एक बहुत अच्छी श्रद्धांजलि, जैसा होना चाहिए एक सैनिक को मरने के बाद जैसा सम्मान मिलना चाहिए, भारत सरकार ने वो दिया। लेकिन आप चीन को देखें, चीन ने सिर्फ यही कबूल किया कि हाँ हमारे सैनिक मरे हैं, लेकिन उन्हें नंबर नहीं बताया। उनका कहना था कि अगर हम नंबर बताएंगे तो एक शूटिंग मैच टाइप का हो जाएगा कि आपने मेरे इतने मारे, मैंने आपके इतने मारे, फिर प्रेशर बढ़ जाएगा। वैसे चीन तो एक कम्युनिस्ट देश है। एक कम्युनिस्ट देश से आप क्या उम्मीद करेंगे कि वो बताएंगे कि उनके कितने सैनिक मारे गए? अब सीमा पे देखिए, एक तरफ भारत के सैनिक हैं, एक तरफ चीन के सैनिक हैं। भारत की सेना ने एक पेशेवर सेना होने के नाते स्वीकार किया कि हमारे इतने जवान और हमारे कमांडिंग ऑफिसर कर्नल महेश बाबू मारे गए। चीन ने स्वीकार नहीं किया। उधर से जो सैनिक मरे वो भी अपने देश के लिए मरे, वो भी चीन के लिए उन्होंने अपना जान दिया।
लेकिन चीनी सरकार ने स्वीकार नहीं किया। उनका गुपचुप तरीके से अंतिम संस्कार हो गया होगा। उनके परिवार वालों को यह जानने का हक है कि उनके सैनिक, उनके प्रियजन क्यों मरे। लेकिन कम्युनिस्ट देश में तो ऐसा आप उम्मीद, कुछ सरकार से कुछ जवाबदेही की उम्मीद कर ही नहीं सकते। अब देखिए भारत में क्या है, अब प्रधानमंत्री खुद सीमा के नज़दीक जाते हैं और जवानों को संबोधित करते हैं, जवानों का हौसला बढ़ाते हैं। उसके बाद वो अस्पताल में जाते हैं और घायलों से मिलते हैं। क्या चीनी राष्ट्रपति अक्साई चीन आएंगे या तिब्बत में आएंगे और वो क्या अपने सैनिकों को संबोधित करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि उनके लिए एक छोटी चीज़ है। उनके लिए, चीन के लिए 50-100 लोगों का मरना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जब से चीनी क्रांति हुई है, जब से कम्युनिस्टों की विजय वहाँ के गृह युद्ध में हुई है, उसके बाद तो चीनियों ने करोड़ों अपने लोगों को मारा है, 5 से 10% लोगों को मारा है। इनका कम्युनिस्ट पार्टी का तो एक यही फिलॉसफी रहता है कि अगर आप किसी देश पे कब्जा करेंगे तो एक कुलीन वर्ग, कुलाक्स जिसको रूसी भाषा में कहते हैं, उसको आपको ख़त्म कर देना है। मतलब किसान जिनके पास ज़मीन है उसको ख़त्म कर देना। तो उनके लिए तो 50-100 लोग कोई बड़ी बात है नहीं। तो मनोबल पे क्या असर पड़ेगा कि एक तरफ प्रधानमंत्री खुद जाता है और बोलता है हम आपके साथ हैं, पूरा देश आपके साथ है, हम लोगों को आप पे गर्व है, और दूसरी तरफ जो सैनिक मरते हैं उनकी संख्या भी स्वीकार नहीं किया जाता है। तो एक बहुत बड़ी बात है। और युद्ध में मनोबल बहुत बड़ी चीज होती है। भारतीय सेना का मनोबल चीनी सेना के मनोबल के मुकाबले कहीं ज्यादा है। भारत के सैनिक अपनी जमीन की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन चीन के सैनिक विस्तारवाद के लिए लड़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री का जाके वहां पे यह कहना कि विस्तारवाद का समय नहीं है, इस बात का भी सबूत है कि भारत और चीन के बीच जो सैन्य स्तर पे बातचीत चल रही है उसका भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। अभी सीमा पे क्या हुआ है, अप्रैल तक क्या होता था कि कुछ भाग भारत के कब्जे में था, कुछ भाग चीनी कब्जे में था, और बीच में एक ग्रे एरिया था जिसमें कभी भारत की फौज चली जाती थी, कभी चीन की फौज आ जाती थी, और एक दूसरे को आते थे तो वो एक पोस्टर दिखाते थे, भैया तुम चले जाओ, दिस इज माई लैंड, यू आर इन चाइना और यू आर इन इंडिया, गो बैक। ऐसा वो पोस्टर लेके चलते थे, क्योंकि उन्हें इंग्लिश नहीं आती और हमारे लोगों को चीनी भाषा नहीं आती, तो वो एक बैनर पे लिख के रखते हैं। उसके बाद चीन ने क्या किया कि वो जो ग्रे एरिया था बीच का, उस पर अपनी पोस्ट बना ली। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको कहते हुए ये मिल जाएंगे कि चीन ने भारत की भूमि पे कब्जा किया। आप एकदम सही हैं, चीन ने तो भारत पे कब्जा किया, वो सारा अक्साई चीन एरिया तो हमारा ही है। यहाँ तो हम बात LAC, वास्तविक नियंत्रण रेखा की बात कर रहे हैं, वो पूरा एरिया हमारा है। तो मुझे नहीं लगता कि भारत ने कोई भी जमीन खोया है जो भारत के कब्जे में था। एक बहुत बड़ी चीज होती है कि कोई चीज आपके कब्जे में है और वो कहीं पे आप कभी कभी घूमने टहलने चले जाते हैं, पेट्रोलिंग करने चले जाते हैं, तो वो जो बीच का एरिया था उस पे चीन ने अपना दावा जताया है। लेकिन जहाँ पे भारत के सैन्य ठिकाने थे, भारत के बंकर थे, वहां पे चीन नहीं आया है। तो और आजकल कमांडिंग ऑफिसर लेवल की कोर कमांडर लोगों की बातचीत चलती रहती है। 3 दौर की वार्ता हो गई है, एक वार्ता 10 घंटे 12 घंटे चलती है, बट उसका कोई परिणाम नहीं निकला है। प्रधानमंत्री के वहां जाने का एक और मकसद था। उन्होंने, आप देखिए कि 2 हफ्ते, लगभग 2 हफ्ते से ऊपर के बाद प्रधानमंत्री गए हैं। शायद भारत यह उम्मीद कर रहा था कि इस बीच में हर बार की तरह चीन से कोई समझौता होगा कि आप जो स्टेटस को था अप्रैल के पहले की जो स्थिति थी उसको आप मान लें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह एक और संकेत देता है कि यह जो स्टैंड ऑफ है, यह जो तनाव की स्थिति है, वो कई महीनों चल सकती है। सितंबर, अक्टूबर, या गर्मी या बर्फ गिरने से पहले चल सकती है, या एक नया सियाचिन बन सकता है। नया सियाचिन कहने का मतलब कि ठंड में भी वहां से सैनिक वापस नहीं आएंगे, वहीं पे रहेंगे। तो भारत ने यह दुनिया को संदेश दे दिया है कि भारत चीन के सामने झुकने वाला नहीं है, और भारत लंबे स्टैंड ऑफ के लिए भी तैयार है। हो सकता है कि चीन की सेना अगले साल पीछे जाए, 1 साल के बाद पीछे जाए, 2 साल के बाद पीछे जाए, लेकिन हम वहां पे मैन टू मैन मैच कर रहे हैं। अगर चीन ने एक डिवीजन लाया है तो हमने भी डिवीजन लाया है। अगर मान लीजिए चीन ने 10 तोप लाए हैं, तो हो सकता है कि भारत के पास वहां 11 तोपें होंगे, 12 तोपें होंगी। अभी कल मैं एक समाचार पढ़ रहा था कि वहां पे 4 डिवीजन फौज लद्दाख सेक्टर में है। एक डिवीजन में अराउंड लगभग 10,000 फौजें होती है, तो अगर 40,000 फौजें हैं,
ये फौजें सीमा पे जो गश्त करती हैं, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस या सेना की जो अग्रिम टुकड़ियां, उसके अलावा हैं। तो हमारी इस पूरी तैयारी है। अगर कल के डेट में चीन कोई दुस्साहस किया तो भारतीय सेना उसका मुंहतोड़ जवाब देगी। और हो सकता है जैसे 15-16 जून की रात को हुआ था कि भारत के सैनिक नियंत्रण रेखा के अंदर घुस के चीनी सीमा में बहुत आगे चले जाए और चीनियों को बहुत नुकसान पहुंचाए। और दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री जो वहां पे गए, ये चीन को एक कड़ा संदेश था कि आप हमें छोटे छोटे देश जैसे वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया ये मत समझिए। भारत एक मजबूत देश है और वो अपनी सीमा की रक्षा के लिए तत्पर है। ये तो चीन को संदेश हो गया। और प्रधानमंत्री जो वहां गए थे वो देशवासियों को भी संबोधित कर रहे थे। अब मोदी राज में हुआ क्या है कि फॉरेन पॉलिसी जो आपकी विदेश नीति है वह कुछ हद तक डोमेस्टिक नीतियों से बहुत प्रभावित होती है। जैसे पिछले चुनावों में जो बालाकोट में जो एयर स्ट्राइक हुआ था और उसके बाद की जो लड़ाइयाँ हुई थी वो बहुत हावी थी। अब जनता का प्रेशर सरकार पे आता है। कल के डेट में अगर चीन या पाकिस्तान भारत पे कोई आतंकवादी हमला करता है तो अगर राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री हों तो जनता उनको मजबूर कर देगी कि आप जाके वहां पे कोई सर्जिकल स्ट्राइक या कुछ करो। अब चीन और पाकिस्तान में बहुत अंतर है। पाकिस्तान हमसे बहुत छोटा है लेकिन चीन हमसे ताकत में, हमसे अर्थव्यवस्था में, हर चीज में हमसे चीन बड़ा है। तो अब जनता का प्रेशर आ रहा है कि आपने क्या किया, और कांग्रेस पार्टी इस बात का फायदा उठाना चाह रही है। वो हर दिन पूछ रही है कि आपने क्या किया। तो मोदी जी जो वहां गए थे तो एक वो चाहते थे कि वो एक आम जनता के साथ कम्युनिकेशन बनाना चाहते थे। अगर आपने उस दिन के ट्विटर या फेसबुक देखा होगा तो बहुत मोदी विरोधी पत्रकार भी सवाल पूछने के साथ मोदी के इस कदम, मोदी के इस भाषण को ऐतिहासिक बता रहे थे। मोदी का भाषण हम लगभग हर महीने, हर हफ्ते सुनते हैं, लेकिन उन्होंने जो लेह में, नीमू में जो भाषण दिया वो बहुत ही जोशीला भाषण था, वो बहुत ही अच्छा भाषण था। इससे मोदी जी भारत में अपने समर्थकों को भी संबोधित कर रहे थे कि देखिए हमारी एक सरकार है, हम एक मजबूत सरकार है, 56 इंच की सरकार है जो चीन के सामने नहीं झुकने वाली है। उसके 1-2 दिन पहले ही भारत ने चीन के 59 ऐप जिसमें टिकटॉक भी शामिल है पर बैन लगाया था। तो उसको बीजेपी के मीडिया मैनेजर ने उसको स्पिन देके कहा कि यह एक डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक है। तो कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था कि एक ऐसा संदेश गया था कि शायद मोदी जी चीन के सामने कमजोर पड़ रहे हैं। लेकिन मोदी जी लेह लद्दाख में जाके उन्होंने भारत की जनता, खासकर बिहार की जनता जहां पे कुछ महीनों के बाद चुनाव होने वाले हैं, को संदेश दिया है कि भारत एक सुरक्षित हाथों में है। अब मोदी जी के उस दिन के दौरे के बाद एक नैरेटिव चेंज हो गया है, नैरेटिव में एक स्पिन आ गया है। अब आप देखेंगे सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे अब बीजेपी के समर्थक थोड़े हावी हो रहे हैं। कुछ दिन पहले तक कांग्रेस वाले बहुत सवाल करते थे। मुझे लगता है कि अगर एनडीए दिसंबर में अगर चुनाव होते हैं बिहार में, नवंबर दिसंबर में अगर एनडीए ये चुनाव जीतता है तो मोदी जी का यह लेह का भाषण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मैं वहाँ के बहुत व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ, फेसबुक, ट्विटर पे मैं बिहार के बहुत लोगों को फॉलो करता हूँ, वहाँ की राजनीति पे भी मैं करीब से देखता हूँ। तो एक माहौल बन गया शुक्रवार को कि नहीं, भारत एक सुरक्षित हाथों में है, अगर चीन कोई दुस्साहस करेगा तो भारत जवाब देगा। ये तो एक संदेश चीन के लिए हो गया, एक संदेश भारत के लिए होगा। इसके अलावा दुनिया के लिए भी संदेश था। अब क्या है कि भारत एक क्वाड नाम की एक समूह है जो भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान का एक समूह है। तो भारत क्वाड और अन्य देश जैसे वियतनाम हो गए, फिलीपींस हो गए, इंडोनेशिया, इनको एक संदेश देना चाहता है कि भारत चीन के सामने खड़ा है। जैसे डोकलाम में भारत ने चीन को पीछे जाने पे मजबूर किया, उस तरह आज भी भारत चाहे जो हो जाए, जितनी लंबी यह संघर्ष चले, जितना लंबा तनाव चले, भारत खड़ा है। आप अमेरिका से मदद चाहते हैं, ऑब्वियसली अगर भारत और चीन के बीच लड़ाई हो तो भारत को बाहर की मदद की जरूरत होगी। भारत चीन से हारेगा नहीं तो, लेकिन भारत चीन को हरा भी नहीं पाएगा। तो अमेरिका को भी तो ये देखना है, जापान, ऑस्ट्रेलिया को भी ये देखना है कि अगर हम भारत का सहयोग करेंगे तो भारत में चीन के सामने खड़े होने की दृढ़ क्षमता है कि नहीं।
और ये बहुत ही बड़ा सवाल है कि ये भारत और चीन की जरा लद्दाख में हो रही है। लद्दाख से कुछ के जस्ट के तुरंत बगल में, के ठीक बगल में कश्मीर है, और कश्मीर के इस तरफ नियंत्रण रेखा है जिस पे भारत और पाकिस्तान की फौज है। अगर वहां पे भारत को लड़ाई लड़नी पड़ी तो हो सकता है भारत को दो तरफ से लड़ाई लड़नी पड़ेगी, पूरब में चीन से, पश्चिम में पाकिस्तान से। इसके बाद भी भारत खड़ा है। तो एक दुनिया को संदेश था कि हाँ, समय आ गया है, हम एक ग्रुप बनाए, हम एक चीन को की विस्तारवादी नीतियों को रोकने के लिए हम एक समूह बनाए, और भारत उसमें भाग लेने के लिए तैयार है। अभी कुछ दिन पहले फिलीपींस ने भारत को कहा है आप साउथ चाइना सी आइए और हमारे साथ एक्सरसाइज कीजिए, हमारी मदद कीजिए। वियतनाम तो हमेशा कहता आ रहा है कि आप भी साउथ चाइना सी आइए। अमेरिका भी चाहता है, उन्होंने भी एशिया पैसिफिक जो शब्द है उसको ट्रंप अब यूज करते हैं इंडो पैसिफिक, इंडिया और पैसिफिक। तो वो चाहते हैं, जापान भी चाहेगा, ऑस्ट्रेलिया भी चाहेगा, सिंगापुर भी चाहेगा, इंडोनेशिया, मतलब सारे देश जो इस एरिया में हैं, दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्व एशिया, सब चीन से त्रस्त हैं। तो उनको अमेरिका पे भरोसा है, लेकिन उनको एक लोकल पावर चाहिए जो सामने से चीन के सामने खड़ा होकर चीन को चुनौती दे सके। हाँ, अभी जो झड़प हुए हैं उसमें भारत की बहुत सारी गलती हुई होगी, हमारे इंटेलिजेंस फेल्योर हुआ होगा, हमारे परसेप्शन फेल्योर हुआ होगा। हमें सवाल पूछने चाहिए सरकार से, सेना से हमें सवाल पूछने चाहिए। ये लोग सवाल से ऊपर नहीं हैं, लेकिन आज का दिन वो नहीं है। हम दुनिया की सबसे बड़ी विस्तारवादी सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सामने खड़े हैं। हमें उनको एकजुट होकर दिखाना होगा कि हम खड़े हैं। अगर तुम कोई भी दुस्साहस करोगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। जैसे पाकिस्तान को भारत का जवाब था हम घर में घुस के मारेंगे। हम चीन के घर में घुस के तो मार नहीं सकते, लेकिन यह चीन को चेतावनी दे सकते कि अगर तुम हमारे घर में घुसोगे तो वापस नहीं जा पाओगे। धन्यवाद, नमस्कार। अगर अच्छा लगा तो हमारा ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।